आपका क्वेश्चन नंबर 1, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, जिसको हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं, ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया कि दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसको जब पारित किया गया था 1949 में, तो आपको ये बताना है कि किस नाम से पारित किया गया था। तो हमने देखा था कि इसको बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के नाम से पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसको याद रखना है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 जो है ये कब अधिनियमित हुआ, हमने देखा था कि 10 मार्च को ये अधिनियमित हुआ और इसके 6 दिन बाद 16 मार्च को इसको लागू किया गया। फिर अगला है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 कब लागू हुआ, 16 मार्च 1949 को ये लागू हुआ। कब बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 का नाम बदलकर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 रखा गया, तो नाम कब बदला गया इसका भी एग्जैक्ट डेट याद रखना, 1 मार्च 1966, ठीक है। तो 1 मार्च 1966 को इसका नाम बदला गया। फिर अगला है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 मुख्यतः किस उद्देश्य से लाया गया था। जब 1949 में ये लाया गया था तो किस उद्देश्य से लाया गया था, बैंकिंग फर्मों के नियंत्रण के लिए, ना कि ऐसे कुछ विकास के लिए, सहकारी बैंकों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बैंकिंग फर्मों के नियंत्रण, कंट्रोल, रेगुलेशन के लिए और आरबीआई के अंदर उसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 निम्न में से किस बैंकों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो किस बैंक को देता है नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान कौन करता है, किसको देता है, आरबीआई को, है ना। यहाँ पे समझिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 जो है किस लिए लाया गया, ताकि बैंकों का नियंत्रण कर सके। नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीआई को इसलिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। फिर अगला है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय रिजर्व बैंक को निम्न में से कौन सी शक्ति प्रदान करती है। ये सारे पॉइंट हम समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या सही है। तो ये जो 1949 में अधिनियम लाया गया, आरबीआई को क्या क्या शक्ति दिया गया इस अधिनियम के अनुसार, बैंकों का लाइसेंस देने की शक्ति। तो हमने पढ़ा था कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस दे सकती है, बोर्ड और प्रबंधन की नियुक्ति की निगरानी भी कर सकती है, ऑडिट करने के लिए निर्देश भी दे सकता है आरबीआई। बैंकों का नियंत्रण, अधिस्थगन, विलय और परिसमापन ये भी है, मतलब किसी भी बैंक को कंट्रोल कर सकता है, उसको प्रतिबंध लगा सकता है। विलय मतलब एक बैंक से दो बैंक को जोड़ सकता है, परिसमापन मतलब किसी बैंक को खत्म कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर दंड का प्रावधान भी करता है। तो ये सारे पॉइंट सही हैं, 1 2 3 4 5 सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किस वर्ष बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करके सहकारी बैंकों को इस दायरे में शामिल किया गया और धारा 56 और भाग जो 5 है हमने देखा था वो जोड़ा गया। तो ये काम किया गया 1965 में, याद रखेंगे संशोधन 1965 में पहली बार जब किया गया, तो वहां पे सहकारी बैंकों को कुछ लिमिटेड कंट्रोल आरबीआई के अंदर दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला है बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया। तो कौन से अधिनियम में संशोधन करने के लिए ये लाया गया, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसी के संशोधन के लिए इसको लाया गया। अगला है बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किसके द्वारा पेश किया गया था। तो नाम याद रख सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 कब पेश किया गया, 14 सितंबर 2020 को पेश किया गया। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 कब पारित किया गया, 2 दिन बाद 14 को तो पेश किया गया, 16 को इसको पारित कर लिया गया। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस उद्देश्य से लाया गया, ताकि सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में लाया जा सके। तो सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण के अधीन लाने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित संशोधन निम्न में से किस संस्था पर लागू नहीं होते। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो संशोधन है वो प्राथमिक कृषि ऋण समिति पर लागू नहीं होता, सहकारी समितियों पर जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण, ये 2 शब्द तो आप याद रख लेना, कृषि विकास, दीर्घकालिक वित्त पोषण। अगर ऐसा कोई सहकारी समिति है तो यहाँ पे भी लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर कोई संस्था है वो अपने नाम में या फिर अपने व्यवसाय में बैंक, बैंकर, बैंकिंग ये सब उपयोग नहीं करता, तो वहाँ पे भी लागू नहीं होगा। तो ये तीनों जगह ये लागू नहीं होगा, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, यह बैंकिंग कंपनियों को अधिस्थगन के तहत रखे बिना उनके पुनर्निर्माण की अनुमति देता है। ये मैंने बताया था कि एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सही है ना। थ्योरी में हमने इसका पूरा डिटेलिंग पढ़ा हुआ है। यह सहकारी बैंकों को इक्विटी शेयर जारी करने से रोकता है, ऐसा कुछ इसके पास पावर नहीं है। यह प्राथमिक कृषि साख समितियों पर लागू नहीं होता, यहीं पे हमने जस्ट पढ़ लिया कि यहाँ पे लागू नहीं होता, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 ये ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी सही गलत बताना है। तो इस विधेयक के माध्यम से आरबीआई को सहकारी बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तें और योग्यता निर्धारित करने का अधिकार होगा। तो हमने देखा था कि आरबीआई को सारा कंट्रोल नहीं, कुछ लिमिटेड शक्ति दिया गया है, तो वो सारे शक्ति के संदर्भ में हम पढ़ें तो ये सही है, ठीक है। इस विधेयक के माध्यम से आरबीआई सहकारी बैंकों के ऐसे अध्यक्ष को हटा भी सकता है अगर आरबीआई को लगे कि वो सही नहीं है या फिर अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा है, या फिर आरबीआई को जब भी लगे कि इस सदस्य को हटाना चाहिए वो हटा सकता है। अगला है
इस विधेयक के माध्यम से आरबीआई योग्य सदस्यों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक जो मंडल होगा, है ना, इसका पुनर्गठन करने का निर्देश भी दे सकता है, तो ये भी सही है। इस विधेयक के माध्यम से आरबीआई को राज्य सरकार की सलाह पर किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को सुपरसीड भी ये कर सकता है। किसके सलाह पर? राज्य सरकार के सलाह पर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 4 ये सब कुछ सही है। अगला है बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 में कुल कितने भाग है? तो हमने देखा कुल 5 भाग है इसमें। और इसमें कुल कितनी धारा है? तो हमने देखा कि इसमें टोटल 56 धारा हैं। ठीक है, 5 भाग 56 धाराएं और 4 अनुसूची। कितना अनुसूची? अनुसूची है 4। 5 56, पहले 4, 4 के बाद आता है 5 और 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 4 अनुसूची है ना, 5 भाग और 5 के बाद 6 आता है, तो 56 धाराएं। इस तरीके से कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लेना। फिर अगला है बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 5 का क्या नाम है? तो भाग 5 जो आपके सिलेबस में है यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका नाम क्या है? अधिनियम का सहकारी बैंकों पर लागू होना। ठीक है, फिर अगला है आपका बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा में अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटी को लागू होना, इसका उल्लेख है? तो कौन सी धारा का ये नाम है? धारा 56। अगर आप पढ़ेंगे तो धारा 56 में एज इट इज यही लिखा है, अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटी को लागू होना। थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगला है आपका बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत सहकारी बैंक से क्या अभिप्रेत है? तो हमने देखा था कि जहां भी सहकारी बैंक लिखा होगा उसमें क्लियर लिखा होता कि सहकारी बैंक से अभिप्रेत है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंक। तो ये तीनों सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सहकारी बैंक से विपरीत है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंक। अगला है आपका ऐसी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना है, क्या कहलाएगी? हमने देखा था प्राथमिक, ये वाला सहकारी प्रत्यय सोसाइटी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है ना। तो ऐसी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की वित्तीय सुविधा उपबंध करना होता है वो कहलाता है सहकारी प्रत्यय सोसाइटी। और सहकारी भूमि बंधक बैंक निम्न में से किस कैटेगरी में आता है? तो ये भी आता है सहकारी प्रत्यय सोसाइटी। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि सहकारी प्रत्यय सोसाइटी से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, मतलब आशा है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध करने का उपबंध करना है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक भी आता है। तो इसी तरीके से मैंने एमसीक्यूज बना दिया और ऐसे ही कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। फिर अगला है सहकारी सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है? तो सहकारी सोसाइटी से क्या अभिप्रेत है? केंद्रीय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई कोई सोसाइटी हो, चाहे राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत की कोई सोसाइटी। ठीक है, तो केंद्रीय या राज्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी गई या फिर रजिस्ट्रीकृत की गई कोई सोसाइटी को हम कहेंगे सहकारी सोसाइटी। अगला है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से अभिप्रेत है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसी केंद्रीय अधिनियम, याद रखेंगे, किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को हम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी समझेंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि कोई राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी और कोई परिसंघीय सहकारी सोसाइटी को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से संबंधित क्या है? किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, लेकिन इसके अंतर्गत कोई सहकारी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी और परिसंघीय सहकारी जो है वो सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, थ्योरी में हमने यही चीज पढ़ा था। तो इसी तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलग है ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य या जिसके प्रधान कारोबार कृषि, बस कृषि याद रख लेना, यहां पर कृषि याद रख लेना, एकदम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला है प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी के संदर्भ में सही है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट सही है। ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका प्राथमिक उद्देश्य या जिसका प्रधान कारोबार कृषि, आगे मतलब आप समझ जाना, सही है। ठीक है, अगला है जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को सदस्य के रूप में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा नहीं देता। ये पॉइंट भी हमने देखा था, सही है। परंतु सहकारी बैंक को सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सही है। अलग है प्राथमिक सदस्य सोसाइटी से अभिप्रेत है। प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी क्या होता है, हम पढ़ते हैं। तो जिसका प्राथमिक उद्देश्य या फिर प्रधान कारोबार बैंक का कारोबार या संव्यवहार करना है, ये पॉइंट हमने समझा था। ठीक है, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षित 1 लाख से कम होना चाहिए, ये भी पॉइंट सही है। जिसकी उपविधियां किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश करने की, ये तो सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अगर किसी सहकारी सोसाइटी के प्राथमिक उद्देश्य या प्रधान कारोबार के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो किसका फैसला अंतिम माना जाएगा? आरबीआई का फैसला अंतिम माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वो है आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के उपबंध किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों आदि पर अध्यारोही होगी। इसकी जानकारी हमें किस धारा में देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमने धारा 5 क को पढ़ा था। ठीक है,
अगर आपको धारा याद नहीं होता तो कम से कम मेन कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देंगे कि जो अधिनियम है वो उपविधियों पर अध्यारोही अर्थात उसके ऊपर उसके भारी रहेगा। ठीक है, अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के उपबंध किसी सहकारी सोसाइटी में निम्न में से किस मामले में प्रभावी अर्थात अध्यारोही होंगे। तो ये सारे मामले हम पढ़ते हैं। किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में, तो अधिनियम जो है उपविधियों में अध्यारोही तो होंगे ही। किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा निष्पादित किसी करार में, तो इसमें भी अधिनियम अध्यारोही मतलब ऊपर रहेगा। किसी सहकारी सोसाइटी के द्वारा साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प में, तो चाहे उपविधि हो, चाहे कोई करार हो, चाहे कोई संकल्प हो, इसमें अधिनियम जो है हमेशा उपविधियों के ऊपर रहेगा, मतलब प्रभावी अध्यारोही रहेगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी सहकारी सोसाइटी के कोई भी उपबंध इस अधिनियम मतलब बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के उपबंधों के विरुद्ध है, इस स्थिति में सोसाइटी की वह उपविधियां या उसके द्वारा लिया गया कोई करार या संकल्प का क्या होगा। तो हमने देखा था कि अगर विरुद्ध है तो सीधे सीधे वो शून्य हो जाएगा। अगला है अधिनियम में कंपनी शब्द के पश्चात निम्न में से कौन से शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे। तो कंपनी की जगह पर सहकारी सोसाइटी स्थापित किए जाएंगे। फिर अगला का बैंक कार्य सहकारी बैंक के भिन्न कोई सहकारी सोसाइटी अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारोबार के संबंध में निम्न शब्दों में से किसका प्रयोग नहीं करेगी। तो हमने देखा था बैंक, बैंक में कार जोड़ देना, उसमें ई की मात्रा लगा देना। तो ये तीनों बैंक, बैंक कार और बैंक कार्य अर्थात उपरोक्त तीनों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। अगला है कोई सहकारी सोसाइटी इन शब्दों में से कम किसी एक का प्रयोग अपने नाम के भाग के रूप में किए बिना भारत में बैंक कार्य का कारोबार भी नहीं कर सकती। तो हमने उल्टा भी पढ़ा था। तो ये तीनों में से किसी एक, मतलब इसका भी जो है उपरोक्त तीनों में से किसी एक सही जवाब रहेगा। अगला है धारा 7। धारा 7 क्या था? बैंक, बैंक कार या बैंक कार्य शब्द का प्रयोग। इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। तो किसको लागू नहीं होगी? ऐसी प्राथमिक उधार सोसाइटी जो सहकारी बैंकों अथवा सहकारी भूमि बंधक बैंकों के पारस्परिक हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो ये कंडीशन सही है, यहाँ पे लागू नहीं होगा। दूसरा है ऐसी सहकारी सोसाइटी जो सहकारी बैंकों अथवा सहकारी भूमि बंधक के पारस्परिक हितों के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने प्राथमिक उधार सोसाइटी पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सहकारी सोसाइटी। ये दोनों कंडीशन अच्छा है, मतलब सही है। और कोई सहकारी सोसाइटी जो प्राथमिक उधार सोसाइटी नहीं है और जो किसी सहकारी बैंक या प्राथमिक उधार सोसाइटी या सहकारी भूमि बंधक बैंक के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए, तो इस पर भी लागू नहीं होगा। अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला आपका कोई सहकारी बैंक भारत में बैंककारी कारोबार ना तो प्रारंभ करेगा और ना चलाएगा जब तक कि उसकी समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य कितना ना हो जाए। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 लाख रुपए से कम नहीं है, 1 लाख रुपए से कम नहीं। यदि किसी सहकारी बैंक की समादत्त पूंजी और आरक्षितियों का संकलित मूल्य संगणित अर्थात कैलकुलेट करने में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो किसका जो अवधारण है वो अंतिम माना जाएगा, अर्थात किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो मैंने थ्योरी पढ़ने के दौरान आपको बता दिया था। और इस तरीके से कम 4-5 क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पर आप याद रखेंगे, आंख मूंदकर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाले में याद रख लेना आरबीआई, क्योंकि हमने इसमें कहीं भी रजिस्ट्रार, कहीं भी राज्य सरकार, कहीं भी केंद्र सरकार ऐसा नहीं पढ़ा है। हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि सारे पावर तो आरबीआई के पास है। तो आंख मूंद कर अगर एक चीज़ याद रख लेना आरबीआई, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आरबीआई रहेगा। अगला है इस अधिनियम में नगद आरक्षिति के संबंध में उल्लेख निम्न में से किस धारा के अंतर्गत मिलता है। तो नगद आरक्षिति का उल्लेख जो है वो धारा 18 में दिया गया है। नगद आरक्षित के रूप में राशि किसके पास रखना है संबंध में सही जोड़ी मिलाइए। तो हमने देखा था कि अनुसूचित सहकारी बैंक जो है वो अपने पास भी रख सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास रख सकता है। दूसरा है प्राथमिक सहकारी बैंक संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के पास रखेगा। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 है वो सही है, इसमें तो उल्टा मैंने करके लगा दिया था। तो पहला ए और 1 है, 1 और 2 सही है। अगला है अनुसूचित सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास नगद आरक्षित किस रूप में रखेगा। किस रूप में रखेगा? हमने देखा था कि चालू खाते के अतिशेष के रूप में भी रख सकता है और चालू खातों में शुद्ध अतिशेष मतलब सरप्लस और नेट सरप्लस दोनों रूप में रख सकता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्राथमिक सहकारी बैंक नगद आरक्षित के रूप में संबद्ध जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंक के पास कितनी राशि रखेगा। तो ऐसा फिक्स नहीं बताया गया, वो ये बताया कि जो रिजर्व बैंक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे उस हिसाब से वो बता सकता है, समय समय पर विनिर्दिष्ट कर सकता है। अगला है कोई सहकारी बैंक किसी अन्य सहकारी सोसाइटी
में शेयर उस परिणाम तक और उन शर्तों तक ही धारण करेगा जहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यही बता रहा था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार को कोई पावर नहीं, सीधे सीधे रिजर्व बैंक क्या रखना, रिजर्व बैंक जो बोलेगा उसके हिसाब से ही उस मात्रा में शेयर धारण करेगा और उस शर्तों पर शेयर धारण करेगा। ठीक है। अन्य सहकारी सोसाइटियों में शेयर धारण करने पर निर्बंधन निम्न में से किस धारा में है? तो शेयर धारण करने का निर्बंधन वाला जो है धारा 19 में। हालांकि वैसे धारा वाला क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं ताकि आप उसका प्रैक्टिस, एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सको, लेकिन अगर आपसे धारा एकदम याद नहीं हो रहा है तो लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ याद रखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। अगला है उधारों और अग्रिम धनों पर निर्बंधन अधिनियम में किस धारा में है? तो ये जो है आपका धारा 20 में है। अगला है कोई सहकारी बैंक अप्रतिभूत अर्थात अनसिक्योर्ड उधार या अग्रिम धन निम्न में से किसे नहीं देगा? तो हमने देखा था कि कोई भी सहकारी बैंक अपने निदेशकों में से किसी को भी इस तरीके से बिना सिक्योरिटी वाला अग्रिम धन या उधार नहीं दे सकता, या फिर ऐसी फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी जिसमें जो उसके निदेशक हैं वो भागीदार हैं उसको भी नहीं दे सकता, या फिर हमने ये देखा था कि ऐसी कंपनी जिसमें सहकारी बैंक के निदेशक जो है वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट पद में है उनको भी नहीं दे सकता। तो ये आपका ABC तीनों आपका सही जवाब आ जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। फिर अगला आपका कोई सहकारी बैंक कोई उधार या अग्रिम धन अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर नहीं देगा। इसका जो आंसर रहेगा वो नहीं देगा, है ना, अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर नहीं देगा। रिजर्व बैंक द्वारा किसी ऐसी बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी को अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति अविधिमान्य नहीं होगा जो बैंक कार्य विनियमन संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध नियम 2004 के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बना कर दिया है कि कम से कम आपको ये याद रखना है कि रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी ऐसी बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी को अगर कोई लाइसेंस दे दिया जाता है तो उसको अविधिमान्य, मतलब उसको इनवैलिड जो है नहीं समझा जाएगा। फिर अगला है आपका निम्न में से किसके पूर्व अनुज्ञा अनुमति प्राप्त किए बिना कोई सहकारी बैंक नया कारोबार का स्थान न खोलेगा और न विद्यमान कारोबार के स्थान को अवस्थान का अंतरण करेगा, मतलब ना ही खोल सकता है ना ही स्थान चेंज कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया था कि ये सब हम RBI वाला मैटर पे ही देखेंगे, है ना, RBI ही सब चीज़ करेगा। प्रत्येक सहकारी बैंक, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सहकारी बैंक उस समस्त कारोबार की बाबत को जो उसने किया हो उस वर्ष के संबंध में तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा कब तैयार करेगा? तो लाभ हानि और तुलन पत्र लेखा हमने देखा था कि जून महीना याद रखना है आपको, जून के 30वें दिन को समाप्त होने वाला है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंक के तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? तो किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? या तो आपका बैंक के प्रबंधक है उसके द्वारा या प्रधान अधिकारी के द्वारा। जहां उस बैंक के 3 से अधिक निदेशक है वहां हमने देखा था कि कम से कम 3 के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। जहां 3 निदेशक नहीं है तो सभी निदेशकों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो आपका जो उपरोक्त सभी है अर्थात उपरोक्त में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अगला है सहकारी बैंक के लेखाओं की संपरीक्षा अधिनियम की किस धारा में निहित है? तो संपरीक्षा वाला धारा आप याद रख सकते हैं, ये है आपका 30। फिर है आपका अगला, निम्न में से कौन किसी सहकारी बैंक के लेखाओं की अतिरिक्त संपरीक्षा संचालित किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा किए जाने के लिए नियुक्त कर सकता है? तो सब कुछ हमने देखा था RBI है, आप याद रखना RBI के अंतर्गत ही पावर है। रिजर्व बैंक कब किसी सहकारी बैंक के लेखाओं की अतिरिक्त संपरीक्षा संचालित कर सकता है? जब उसको लगे कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, जब उसको लगे कि ऐसा करना सहकारी बैंक के हित के लिए आवश्यक है, और जब उसको लगे कि ऐसा करना सहकारी बैंक के जो जमा करता है उनके लिए आवश्यक है, मतलब उपरोक्त सभी कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है जहां रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि बहुराज्य सहकारी बैंक के हितों के लिए हानिकर रीति में क्रियाकलाप चल रहा है, वहां रिजर्व बैंक ऐसे बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड को कितने अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकता है? 5 वर्ष से अनधिक, मतलब 5 वर्ष मैक्सिमम, याद रखना, ठीक है। तो 5 वर्ष से अनधिक ये आपका ए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर ऐसी अवधि के लिए जैसा वह अवधृत करे एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा? तो प्रशासक कौन नियुक्त करेगा? फिर से आंसर आ जाएगा RBI। तो पक्का RBI वाला क्वेश्चन आएगा 102 और आपसे बनना चाहिए। अगला है रिजर्व बैंक प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए कितने व्यक्तियों की एक समिति का गठन कर सकता है? 3 या 3 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 3 या अधिक व्यक्तियों की। बहुराज्य सहकारी बैंक के
परिसमापन के संबंध में निम्न में से कौन सा आदेश किसी रीति से प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा? अगर रिजर्व बैंक द्वारा अध्यपेक्षा पर परिसमापन के लिए आदेश कर दिया जाता है तो 3 कंडीशन हमने पढ़ा था। बोर्ड के अधिक्रमण और उसके लिए प्रशासक की नियुक्ति करने के लिए अगर आदेश रिजर्व बैंक देता है तो, और रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से तैयार किसी पुनर्गठन या फिर पुनर्निर्माण का आदेश। तो ये तीनों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा।